हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन। हमने एक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजी में बात की थी कि जब हम स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट करते हैं तो उसका एक पार्ट उसमें रिसोर्स एलोकेशन भी होता है। आज हम उसी रिसोर्स एलोकेशन की बात करेंगे कि वो रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसोर्स एलोकेशन करती है। देखो, वैसे तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है रिसोर्सेज को एलोकेट करना, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, फिजिकल हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें एलोकेट करने का काम यहाँ पर हम करेंगे। देखो, हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, यानी उसके पास क्या होंगे, लिमिटेड ह्यूमन बीइंग होंगे, लिमिटेड पैसा होगा, यानी कोई भी चीज़ उसके पास एक लिमिट में होगी। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना भी खर्चा कर सकती है, और उसे क्या करना होता है, उस लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करनी होती है, यानी जितना ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सके उतना उसको उठाना होता है। वही ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी होती है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के पास, चलो मान लिया एब्यूंडेंट है रिसोर्सेज का, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसके पास, स्टिल अगर वो क्या करे, विदाउट ये चीज़ सोचे कि उससे कितनी रिटर्न्स आ रही हैं, सिर्फ उसके ऊपर क्या करती जाए, खर्चा करती जाए, तो वो रिसोर्सेज उसके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, यानी वो कहीं ना कहीं वो क्या कर देगी, उन रिसोर्सेज को ख़त्म करती चली जाएगी। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करेगी, यानी लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम रिटर्न को गेट करेगी। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को एलोकेट करती है तो वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखती है, यानी उसे जब भी डिसाइड करना है कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, किस टास्क पे कितना खर्चा करना है, तो वो क्या करती है, कुछ चीज़ों को कंसीडर करती है। क्या क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये तो बेस है कि जब भी उसे डिसाइड करना है कि उसे कितना पैसा कौन से किस डिपार्टमेंट को देना है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे जो एक्टिविटीज़ उसको लगेंगी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या करेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज देगी, और जो कम इंपॉर्टेंट लगेगी उन्हें कम रिसोर्सेज देगी। दूसरा, प्रेफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट, यानी जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, यानी उसको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। मान लो मैं सीईओ की बात करूं, जो सीईओ है, जब वो डिसीजन लेने, वो उसको जो काम इंपॉर्टेंट लगेगा, जब वो डिसीजन लेने वाला है, सबसे ऊपर उसकी चलती है, तो वो उसके बिहेवियर का, जो उसकी प्रेफरेंस है, उसका इफेक्ट आपके रिसोर्स एलोकेशन पे आएगा ही आएगा। तीसरा, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यानी देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, उन्हें क्या लगता है कि अगर जिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले हैं वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वो एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने के लिए क्या देखते हैं कि यानी मेरे जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिले हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो क्या सोचते हैं कि एक तो वो पावरफुल दिखेंगे, दूसरा अगर उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो क्या होगा, उनकी इनएफिशिएंसी छुप जाएगी, यानी अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं भी किया, मान लो उन्होंने एक्सपेंस एक्स्ट्रा भी कर दिया, तो भी किसी को पता नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें बजट ज़्यादा मिला हुआ था। तो वो क्या करते हैं, जानबूझकर ही पहले से ही बजट ज़्यादा बताना शुरू कर देते हैं, यानी जो वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को खेलते हैं कि अब हमें ज़्यादा बजट मिले, तो उस वजह से भी आपके बजट पे इफेक्ट आता है। और चौथा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का, यानी बाहर की पार्टी का, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं उनका भी इफेक्ट आता है। उनका इफेक्ट कैसे आएगा, मान लो बाहर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि आपको एम्प्लॉय के वेलफेयर पे इतना खर्च करना ही करना पड़ेगा, तो आपको जब रिसोर्स एलोकेट करोगे क्या करना पड़ेगा, जितना गवर्नमेंट ने बोला है एटलीस्ट उतना क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, लेबर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, यानी आपके रिसोर्स एलोकेशन की प्रोसेस पे किसका इफेक्ट डल गया, गवर्नमेंट का डल गया। इसके साथ साथ मान लो आपके शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कह दिया कि उन्हें इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, इतना डिविडेंड चाहिए, तो उनके चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिसोर्सेज का एक हिस्सा उन्होंने क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लोन लिया हुआ है, उसने आपको कुछ काम करने के लिए कह दिया कि आपको इतना चीज़ें यहाँ तो इन्वेस्ट करनी ही करनी पड़ेगी, तो उनके नीचे आप दबे हुए हो क्योंकि आपने उनसे पैसा लिया हुआ है, तो भी आपको वो करना पड़ जाता है। तो कई बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के अकॉर्डिंग भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी रिसोर्स एलोकेट करती है तो उसे एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि उसे क्या करना है, कमिटमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करना है। कमिटमेंट का मतलब है कि जो उसने एक बार कह दिया, जिसको जितने रिसोर्सेज दे दिए उसको उतने ही दे रखने पड़ेंगे, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो कर दी। तो अब उसे क्या देखना है कि उसे ये देखना है कि कहाँ से कितनी रिटर्न्स आती हैं, कौन से लॉन्ग टर्म टास्क ऐसे हैं। देखो, पैसा तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म टास्क में भी लगता है और शॉर्ट टर्म में भी।
हमें पता है शॉर्ट टर्म यानी डेटर्स में, इन्वेंट्री में जो पैसा लगेगा उनका साइकिल छोटा होता है, और जो लॉन्ग टर्म यानी फिक्स सेट में पैसा लग जाता है वो देरी से वापस आता है। लेकिन हो सकता है कि इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा कौन सा टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ही कमिट करना पड़ेगा कि किसको वो कितना रिसोर्सेज देने वाली है। जब वो रिसोर्सेज देगी तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या करे, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो जितना उनको रिक्वायरमेंट है उनको उतना फंड दे दे, या फिर क्या करे, जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जिसका टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा बजट दे दे। यानी दो वे हो सकते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बजट एलोकेट करना है, या डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग करना है। एक राइट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो दोनों को कॉम्प्लीमेंट लेके चले, यानी क्या करे, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करे और डिपार्टमेंट को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बजट एलोकेट करे तो वो क्या कर सकती है, बजट को अच्छे वे में डिसाइड कर सकती है। नॉर्मली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बजट को डिसाइड करने के लिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करती है वो बजटिंग करती है। यानी बजट बनाएगी कि किस एक्टिविटी को कितना एक्सपेंस करने की छूट है। जो हमने बजट में हम सबको पता है बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि हमें फ्यूचर में कितना उसके ऊपर हम खर्चा कर सकते हैं। अगर हम होम बजट की बात करें तो यानी हमारे पास पूरे महीने में हमें कितना खर्चा करना है, तो उसी तरह के वो क्या करेगी, बजट बनाएगी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, ये डिसाइड करने के लिए कि किसको कितना पैसा देना है। नॉर्मली जो है रिसोर्स एलोकेशन के लिए 4 टाइप की बजटिंग है यूज़ होती है। पहली, कैपिटल बजटिंग। जो आपकी कैपिटल बजटिंग होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होती है। हम सबको पता है कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, पे बैक मेथड का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का यूज़ करते हैं। किसके लिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं इस मेथड में कि कौन सी ऐसी असेट है जिसमें इन्वेस्ट करने से, कौन सा ऐसा प्रपोजल है जहाँ पर पैसा लगाने से आपको रिटर्न्स जल्दी आती हैं, आपकी रिटर्न्स ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा लगेगी आप वहाँ पर रिसोर्सेज को ज़्यादा एलोकेट करोगे। बट जो ये मेथड है मोस्टली आप जब आपको प्रपोजल कंपेयर करने हो वहीं पर बेस्ट रहता है। अगर हम स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमें स्ट्रैटेजी में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता। दूसरा है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग का मतलब क्या है कि आप परफॉर्मेंस के बेस पे बजट एलोकेट करोगे। चाहे आप वो पास की परफॉर्मेंस देख लो, पास की परफॉर्मेंस को हम नॉन फाइनेंशियली देखते हैं। देखो पहले हम परफॉर्मेंस को फाइनेंस में जज नहीं करते, नॉन फाइनेंशियली देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। बाद में उसे फाइनेंस में कन्वर्ट करते हैं कि अब इसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। थर्ड जो आपका बजटिंग का बेस यूज़ होता है वो है ज़ीरो बेस बजटिंग। हम सबको पता है ज़ीरो बेस बजटिंग का मतलब है बजटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। यानी आपको पुराना बजट कोई भी बेस नहीं मानना है कि लास्ट टाइम आपने कितना पैसा किस एक्टिविटी को एलोकेट किया था, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो बजट एलोकेट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग करेंगे जैसे वो एक्टिविटी पहले हुई ही नहीं थी। ये मेथड बेस्ट रहता है क्योंकि जब हमारी एक्टिविटी कोई न्यू हो तो ये मेथड बेस्ट रहेगा क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कोई पास डाटा होता नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास के बजट में को जो मिस्टेक्स हुई होंगी वो आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे क्योंकि आपने पास को बेस ही नहीं लिया, तो आपका क्या होगा, बेटर डिसीजन लेने के चांसेस होते हैं। जीरो बेस बस्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं अपने डिसीजन यूनिट्स बनाते हैं। यानी वो बताते हैं कि उन्हें कौन कौन से टास्क वो करेंगे, फिर उनका डिसीजन पैकेज बनता है, यानी अब उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। उन्हें एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट करके रैंकिंग दी जाती है कि किसकी डिसीजन यूनिट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उस डिसीजन यूनिट की रैंकिंग के बेस पे क्या किया जाता है, उनको बजट एलोकेट किए जाते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमेशा जीरो बेस बस्टिंग का ही यूज़ करती है फाइनेंस जब अपना बजट पेश करती है उस टाइम पे। ठीक है। फोर्थ है स्ट्रैटेजिक बजटिंग, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए। जो स्ट्रैटेजिक बजटिंग होती है ये जो है एक न्यू कंसेप्ट है बजटिंग की, जिसमें क्या किया जाता है, जो डिफरेंट यूनिट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिफरेंट एसबीयूज हैं, स्ट्रैटेजिकल बिजनेस यूनिट्स हैं, उनमें फंड को एलोकेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, बल्कि उससे भी पहले क्या क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, सबसे पहले वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, यानी जो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है
वो क्या है। उसके बाद उस अचीव जो वो करना चाहते हैं उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसे अचीव करने के लिए उन्हें करनी पड़ेंगी, और फिर वो ध्यान देते हैं कि उन एक्टिविटीज़ के लिए कितनी स्किल्स की, कितने फंड्स की ज़रूरत होगी, और उसके बेस पे क्या करते हैं, बजट बनाते हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल के भी और एसबीयू लेवल के भी, किसको कितना बजट देना चाहिए। जो यहाँ पर है दो चीज़ें जो है फॉलो की जाती हैं। एक तो सबसे पहले प्रिपरेशन की जाती है पोजीशन पेपर्स की, और फिर उसके बाद बजट को बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन पेपर में क्या किया जाता है, एक बैकग्राउंड सा तैयार कर लिया जाता है, यानी बजट बनाने से पहले कुछ चीज़ों को स्टडी किया जाता है, कुछ पेपर्स जो हैं जो बनाए जाते हैं। सबसे पहला है पोजीशन पेपर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक है, रेगुलेटरी है, मार्केटिंग है, कॉम्पिटिटिव है, टेक्नोलॉजी, जितने भी फैक्टर हैं उनका इम्पैक्ट देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस पे उनका क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। यानी आप सिर्फ ये जज कर रहे हो कि फ्यूचर प्लान पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है आपके बजट का। उसके बाद आप क्या करोगे, पोजीशन पेपर बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट पे और रिसोर्सेज पे, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने कितने रिसोर्सेज हैं, कितने पर्सनल है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हुए हैं, और क्या क्या है जो उसके पास उसकी कमियां हैं, उनके ऊपर एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद पोजीशन पेपर पास्ट परफॉर्मेंस पे बनाई जाएगी, यानी पास्ट में हमने क्या क्या किया है, हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी रही थी। देन हम फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उनके बारे में एक पोजीशन पेपर डिसाइड बनाया जाएगा, यानी हमारे टारगेट्स क्या हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की सोच रही है, क्या हमें उसमें कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स आ सकती हैं, यानी फ्यूचर के बारे में जो हम सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक पेपर बनाया जाएगा। जब वो चारों पेपर तैयार हो चुके होंगे, उनको स्टडी करने के बाद ही आपका क्या किया जाएगा, फाइनल बजट को बनाया जाएगा। जो ये बजट बनाया जाएगा ये कॉर्पोरेट लेवल और एसबीयू लेवल दोनों के लिए बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आपका कॉर्पोरेट लेवल है, अगर आपको उसका बजट बनाना है तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल के ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को डिसाइड किया जाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल के जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी हैं उसके बेस पे आपका जो एसबीयू लेवल है उसकी स्ट्रैटेजी डिसाइड होंगी। फिर वो क्या करेंगे, एसबीयू स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के बाद उनसे बजट मंगवाएंगे कि आप क्या करो, हर एसबीयू को कहा जाएगा आप लोग अपना बजट जो है हमारे आगे पेश करो। फिर जब वो क्या करेंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एसबीयूज हैं वो अपना बजट बनाएंगी और अपनी बजट रिक्वेस्ट को किसके पास भेजेंगी, कॉर्पोरेट लेवल के पास। अगर जो आपका कॉर्पोरेट लेवल है वो क्या करेगा, बजट को क्या करेगा, रिव्यू करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, यानी अगर उसे सही लगेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा डायरेक्ट, और अगर उसे कुछ चेंजेस करने की जरूरत लगेगी तो क्या करेगा, वापस उनके पास भेज देगा रिव्यू करने के लिए कि पर्टिकुलर चेंजेस आप उसमें करो। और लास्ट में क्या करेगा, हर एसबीयू के प्लान जब एक्सेप्ट हो चुके होंगे तो उन सबको मिलाकर एक मास्टर बजट बनाएगा। हम सबने पहले पढ़ा है मास्टर बजट क्या होता है, जब हमारे जितने भी बजट होते हैं उन सबको हम एक साथ इकट्ठा करके लिखते हैं तो हम उसे मास्टर बजट बोलते हैं, यानी सारी बजट का कलेक्शन। तो फिर उसके बेस पे क्या बनाता है, वो अपना मास्टर बजट बनाता है। अब मैंने बोला कि एसबीयू अपना बजट बना के पेश करेगी, तो वो एसबीयू अपना बजट कैसे बनाएगी, सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव देखेगी, उसके बेस पे फोरकास्ट करेगी, देन क्या करेगी, अपना एक प्रीलिमिनरी बजट बनाएगी, यानी एक एस्टीमेट बनाएगी जिसके ऊपर वो क्या करेगी, फाइनल बजट नहीं बना रही है, चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करेगी, यानी एक बार बजट बनाने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह से बात करेगी कि कहाँ चेंजेस की जरूरत है। पूरा रिव्यू करने के बाद वो क्या करेगी, अपना फाइनल बजट अप्रूव करेगी, जिसको अप्रूव करवाने के लिए किसके पास लेके जाएगी, कॉर्पोरेट लेवल के पास। और जिस टाइम कॉर्पोरेट लेवल जो है उस बजट को फाइनल कर देगा तो वो बजट क्या हो जाएगा, मास्टर बजट का पार्ट बन जाएगा। और जब भी ये काम का हो रहा होगा इस टाइम जितने भी हमने पोजीशन पेपर्स बनाए थे उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। ये जो बजटिंग की मेथड है ये क्या मान के चलती है कि बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बॉटम से स्टार्ट करो, कभी भी टॉप लेवल से बजट बनाना शुरू मत करो, पहले छोटे लेवल पे जो है वो अपना बजट दें और उनके बजट को एक्यूमुलेट होते होते क्या हो, आपका टॉप लेवल का बजट तैयार हो। ऐसा ना हो पहले आपके टॉप लेवल अपना बजट बनाए और उसके बेस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फंड को ट्रांसफर किया जाए, बल्कि जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है फंड ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है, अब उस हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो रिसोर्स को एलोकेट कर रही होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, हम सबको पता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि रिसोर्स लिमिटेड हैं और हर एक्टिविटी क्या चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहेगी। आप मैक्सिमम अचीव करना है उस रिसोर्सेज से तो आपको प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से उन रिसोर्सेज को एडजस्ट करें कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। दूसरा, हमने बात की थी कि जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स हैं वो क्या चाहती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले। इस वजह से क्या हो जाता है, वो कई बार जानबूझ के ज़्यादा बजट दिखाती हैं और उनके वजह से जो है जहाँ पर ज़्यादा बजट की ज़रूरत थी वहाँ पर कम पैसा चला जाता है और जहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उन्हें ज़्यादा बजट मिल गया। यानी वो अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए कि हमसे एक्स्ट्रा खर्चा हो भी गया तो भी हम क्या दिखेंगे, एफिशिएंट दिखेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट से पावरफुल लगे, इसी वजह से वो क्या करती हैं, ज़्यादा बजट मांगती है। तीसरा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है
वो भी कई बार क्या करना चाहती है, चेंज नहीं करना चाहती। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब जिसने ऑर्गेनाइजेशन सोचती है अगर जो चीज़ उसकी पास्ट में सक्सेसफुल रही है वो फ्यूचर में भी रहेगी, यानी उसे पता होता है कहीं ना कहीं कि ये रिसोर्सेज जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा ज़रूरत है, बट क्योंकि उसने पहले से वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा पैसा लगाते आ रही है तो वो क्या कर रही है, वो चेंज नहीं करना चाह रही, यानी उसका रेजिस्टेंस टू चेंज क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम अकर करता है। एंड चौथा, पास्ट कमिटमेंट, यानी पास्ट में आपने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया था वो भी आपके फ्यूचर के रिसोर्स एलोकेशन के लिए रुकावट बनता है। वो कैसे बनता है कि मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो चेंज करना चाह रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं, मान लो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को आपने लास्ट ईयर क्या किया था, 20 लाख का बजट दिया था, और अब आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है एडवर्टाइजिंग में ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन में ज़रूरत है, और आप एडवर्टाइजिंग का बजट कम करके प्रोडक्शन वालों को पैसा दोगे, तो एडवर्टाइजिंग वाले क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे कि हमें हमारी एक्टिविटी को अनइम्पोर्टेंट समझा जा रहा है, कि हम इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे और हमसे पैसा लिया जा रहा है। तो कई बार उनको संभालने ना ऑर्गेनाइजेशन के वजह से मुश्किल हो जाता है, यानी वो पर्सन क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्स एलोकेट करने में प्रॉब्लम आती है। हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हैंडल करे, उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट करे, उन्हें समझाए कि उनके पर्सनल डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बजाय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या होगा, जितनी भी ये लिमिटेशन है इनको ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा रिसोर्स एलोकेशन। सिंपल टॉपिक है, जस्ट आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज देने हैं, यानी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करनी है। ठीक है, थैंक यू।